हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। मेरा नाम जय शर्मा है और आज हम लेके आए हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस के अगस्त मंथ का करंट अफेयर। यानी कि यहाँ पे हमने अगस्त मंथ में जो भी मेजर न्यूज़ कवर करी थी वो सारी हम यहाँ पे रिवीजन के तरीके से कवर करेंगे और हर एक न्यूज़ के बाद हम एक एमसीक्यू सेशन रखेंगे। यानी कि जो मंथली करंट अफेयर होगा वो हम एमसीक्यू वाइज कवर करेंगे। राइट, सो स्टार्ट करते हैं बाय फर्स्ट गेटिंग द वेरी फर्स्ट न्यूज़ इवेंट, दैट इज़ कि पहली न्यूज़ क्या है, दैट आरबीआई ने इशू किया है रिवर्स गाइडलाइन, दैट इज रिवर्स सर्कुलर इशू किया है टू डिक्लेयर अकाउंट्स एज फ्रॉड इनकॉर्पोरेट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन बोरोवर राइट। ओके, तो इसको हम बेटर तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए कि मैं एक बोरोवर हूं। ठीक है, मैं एक बोरोवर हूं और बोरोवर में मैंने क्या किया है कि मैंने किसी से लोन लेके रखा है। अब देयर आर चांसेस कि मैं मेरा लोन का जो रिपेमेंट है वो मैं टाइम पे ना कर पा रहा हूँ विथ एन नंबर ऑफ इशू। कुछ भी इशू हो गया, या समझ लीजिए कि मेरे को करना नहीं है, या फिर मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मेरी इनकम नहीं हो रही है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या होगा कि बैंक ने जो लोन दिया है वो मेरे को फ्रॉड डिक्लेयर कर सकता है कि मैं एक तरीके का फ्रॉड हूँ। ओके, तो ये चीज है। तो आरबीआई ने क्या कहा है कि जिस गाइडलाइन पे फ्रॉड डिक्लेयर किया जाता है ना, उसके अंदर रिवीजन किया है। रिवीजन में मेजर रिवीजन क्या किया है कि आप किसी भी बोरोवर को जब फ्रॉड डिक्लेयर करो तो उससे पहले आपको एक नोटिस जारी करना जरूरी है कि आप वो बोरोवर को बता रहे हो कि भाई आपके साइड से पैसा नहीं आ रहा है और देयर आर चांसेस कि हम आपको फ्रॉड डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिकली न्यूज इवेंट है। ठीक है, तो यही चीज बोली गई है और ये जो नोटिस की ये जो गाइडलाइन दी गई है ये किसने करी थी? ये सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि ये नोटिस देना एक बोरोवर की राइट है। तो इसलिए अगर हम वापस हेडलाइन पढ़ते तो हेडलाइन में क्या चीज बताई गई है कि आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया है जिसके अंदर कोई भी अकाउंट को आप फ्रॉड डिक्लेयर करते हो तो उसकी गाइडलाइंस को चेंज किया है। और ये किससे इनकॉर्पोरेट कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है ऑन बोरोवर राइट। ओके, अब इस पे एमसीक्यू देखते हैं कि पहला एमसीक्यू क्या है। दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरबीआईज रिवाइज सर्कुलर ऑन फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला आ गया टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रॉडेंट अकाउंट्स डिक्लेयर्ड बाय बैंक, कि अगर हम कोई भी बैंक को डिक्लेयर कर सकते हैं एज आई मीन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रॉडेंट अकाउंट डिक्लेयर बाय बैंक, कि बैंक इसको किसी तरीके से डिक्लेयर कर सकता है। सेकंड आ जा रहा है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ बोरोवर्स एंड प्रिवेंट wrongful classification of account, दिस इज राइट आंसर। राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है कि आप पहले बोरोवर की राइट को प्रोटेक्ट करना है, एंड सेकंड क्या है कि अगर आप कोई भी रॉन्गफुली क्लासिफाई कर दे रहे हो कोई भी पर्टिकुलर अकाउंट को एज अ फ्रॉड, वो चीज को प्रिवेंट करना है। राइट, एंड थर्ड आ जाएगा द रिड्यूस द बर्डन ऑन बैंक्स इन डीलिंग विद फ्रॉडेंट एक्टिविटीज, ये भी रॉन्ग है, फर्स्ट वाला भी रॉन्ग है। एंड फोर्थ है टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक, ये भी रॉन्ग है। तो दैट इज नॉट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरबीआई रिवाइज सर्कुलर। फिर सेकंड क्वेश्चन है that which of the following statements accurately describes the RBI's revised circular on fraudulent activity fraudulent account, कि इसमें से कौन सा एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है आरबीआई की रिवाइज गाइडलाइन को। तो फर्स्ट आ जाएगा द सर्कुलर मैंडेट्स दैट बैंक्स इशू अ डिटेल्ड शो कॉज नोटिस टू बोरोवर्स बिफोर क्लासिफाइंग देयर अकाउंट्स एज फ्रॉडेंट। यस, जिसके अंदर यही चीज हमने बताई गई है ना कि आपको एक शो कॉज नोटिस दिया जाएगा बोरोवर को बिफोर क्लासिफाइंग देम एज अ फ्रॉडेंट। देन सेकंड आएगा द सर्कुलर रिक्वायर्स बैंक टू फॉलो अ टाइम बाउंड प्रोसीजर फॉर एग्जामिनिंग ऑल एलिगेशन ऑफ द फ्रॉड, दैट इज ऑल्सो राइट, कि एक टाइम बाउंड प्रोसीजर में रहेगा। थर्ड है द सर्कुलर एम्स टू रिड्यूस द बर्डन ऑन बैंक्स इन डीलिंग विद द फ्रॉडेंट एक्टिविटीज, क्या ये बैंक का बर्डन कम कर रहा है? राइट, तो इस पे नहीं, ये गाइडलाइन का ये एक्यूरेटली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं था। फोर्थ है द सर्कुलर सीक्स टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक, कि बैंक का प्रॉफिट भी इंक्रीज करना, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 and 2। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज है दैट इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच में एक पार्टनरशिप हुई है फॉर ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए। राइट, अब जैसे हम ये रिकॉल करते हैं कि हमने इसको समझा था कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्लस वर्ल्ड बैंक के बीच में एक पार्टनरशिप हुई है जिसके अंदर डील हुई है $500 मिलियन की, जिसके अंदर ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। ये कौन से 4 स्टेट्स में से जाएगा, जो चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, बट अगर वापस अगर हम देखते हैं
तो पहला आ जाएगा राजस्थान में से जाएगा ये, हिमाचल प्रदेश में से जाएगा, राइट, उत्तर प्रदेश में से जाएगा एंड आंध्र प्रदेश में से जाएगा। तो ये 4 स्टेट में से ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पास किया जाए उसके लिए यहाँ से लोन लिया गया है, राइट। तो दिस इज अ पर्टिकुलर न्यूज इवेंट। अब अगर इसका हम क्वेश्चन देखते हैं, दैट ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट एम्स टू प्रमोट डैश एंड डैश इन इंडियाज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि रोड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज ये प्रमोट करेगा? एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी? नहीं। सस्टेनेबिलिटी एंड सेफ्टी? यस। एक्सपांशन मॉडर्नाइजेशन? नहीं। प्राइवेटाइजेशन एंड डीरेगुलेशन? नहीं। तो ये सस्टेनेबिलिटी एंड सेफ्टी लाने के लिए यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है। फिर विच इंडियन स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व, इनमें से कौन सा स्टेट इन्वॉल्व नहीं है इन द ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट? तो हिमाचल प्रदेश हमने देखा इन्वॉल्व है, राजस्थान भी इन्वॉल्व है, उत्तर प्रदेश भी इन्वॉल्व है, मध्य प्रदेश इन्वॉल्व नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, बिकॉज यहाँ पे सवाल पूछा है नॉट इन्वॉल्व, कि कौन सा इन्वॉल्व नहीं है। देन है 3 potential suitors for IDBI bank stake sale secured फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेशन फ्रॉम द आरबीआई। अब इसको हम बेटर तरीके से समझते, अगर हम रिकॉल करते कि क्या थी ये पर्टिकुलर न्यूज, तो हम देखते हैं कि हमें याद है कि एक आईडीबीआई बैंक है जो एट प्रेजेंट किसके अंडर आ जाती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आ जाती है और एलआईसी के अंडर आ जाती है, राइट। कि इनका ऑलमोस्ट मिला के 67% तक का स्टेक है, 61 या 67% तक का स्टेक रहता है, राइट। तो इनमें क्या करना है कि ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि ये बैंक को हमें प्राइवेटाइज करना है। प्राइवेटाइज का मतलब क्या होता है कि जो भी शेयर्स होंगे ना, मेजोरिटी शेयर वो प्राइवेट पार्टीज को दे दिए जाएंगे। तो वहां पे कई सारे स्टेक होल्डर्स आए थे, जिनमें से 3 स्टेक होल्डर्स को सिलेक्ट किया है आरबीआई ने, राइट। यानी कि 3 टाइप की बैंक है, एक यूएई बेस्ड बैंक है, एक कनाडा बेस्ड बैंक है और एक इंडिया की प्राइवेट सेक्टर बैंक है, राइट। ये जब ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि वो 3 बैंक कौन सी थी जो इस पे प्रायोरिटाइज करा हुआ है। तो इन सारी बैंक का एक सर्टिफिकेशन होता है जिसको फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेशन कहा जाता है, राइट। तो यही हेडलाइन है कि 3 पोटेंशियल सूटर्स है आईडीबीआई बैंक के जो इसके स्टेक खरीदेंगे एंड उनको आरबीआई ने फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेशन भी दे चुके हैं। ओके, तो अब इस पे एमसीक्यू देखते हैं, that which government entity has granted the fit and proper certificate to potential suitors for IDBI bank's acquisition? This is very direct, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर सेकंड आ जाता है which of the following is not a potential suitor for IDBI bank's acquisition, कि इसमें से कौन सा potential suitor नहीं है, राइट। तो ये है जो फेयरफैक्स है, ये कनाडा बेस है, ये यूएई बेस है एंड कोटक महिंद्रा बैंक इंडिया बेस है, राइट। ये तीनों पोटेंशियल सूटर्स है, बट इसके अंदर एचडीएफसी बैंक नहीं है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट अ पोटेंशियल सूटर। नेक्स्ट न्यूज है दैट अमेजॉन पे, एडीएन, बिल्डेस्क को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट लाइसेंस मिला है फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्हें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस दिया गया है कि इन केस अगर अब ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर सकते हैं, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इंडिया में जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो पाएंगे एंड ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा फॉर द वेरियस काइंड ऑफ कस्टमर्स एज वेल एज दीज पेमेंट लाइसेंस जिसको मिला है, एंड इंडिया एज अ इकोनॉमी एज अ होल को ये हेल्प करेगा। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैव रिसेंटली सिक्योर्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट लाइसेंस फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो हमने देखा है कि अमेजॉन पे है, बिल्डेस्क है, पेटीएम नहीं है, फोन पे भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 एंड 2। देन है व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट लाइसेंस फॉर कंपनीज लाइक अमेजॉन पे एंड बिल्डेस्क, अमेजॉन पे और बिल्डेस्क के लिए इसमें से प्राइमरी बेनिफिट क्या रहेगा जब उनको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस मिला गया है, राइट। तो इसका हम देख सकते हैं कि इंक्रीज रेवेन्यू फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस, यस ये राइट रहेगा। देन रिड्यूस कंप्लायंस रिक्वेस्ट, कि इस टाइप का कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। easier access to foreign markets, that is also right. lower interest rates on loans, that is also wrong. तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 एंड 3, क्योंकि ये क्या चीज के लिए हमें हेल्प करेगा कि हमारे डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस में रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, राइट। क्योंकि हमें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस मिल चुका है
देन थर्ड आ जाएगा कि इजियर एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स, अगर क्रॉस बॉर्डर है तो हम फॉरेन मार्केट्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है, नागालैंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू साइन एमओयू ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, कि यहाँ पे डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में एक एमओयू साइन किया है नागालैंड ने। अब अगर हम ये रिकॉल करते कि इसके अंदर क्या हुआ था कि नागालैंड प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का एमओयू साइन किया गया है। अब एमओयू किसके थ्रू साइन किया गया है? दैट इज एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, कि जो एसबीआई का जनरल इंश्योरेंस है उसके थ्रू ये साइन किया गया है। इसके अंदर एक बॉडी है उसकी, दैट इज DRPTS, सॉरी DRTPS, राइट, डिजास्टर रिस्क के लिए है। और इसके अंदर एक मेजर चीज थी, दैट इज पेरीमेट्रिक था। पैरामेट्रिक का मतलब ऐसा होता है, जैसे हमने ये चीज क्या समझा था कि पैरामेट्रिक में मतलब ये रहेगा कि एक थ्रेशोल्ड बनाया जाएगा, राइट, एक थ्रेशोल्ड बनाया जाता है। थ्रेशोल्ड यानी कि एक लिमिट बताई जाती है, जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि अगर नागालैंड में अर्थक्वेक इतने से अगर ज्यादा आता है तो उस पर ऑटोमेटिकली वो इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है। अगर फ्लड इतने से ज्यादा आएगा तो क्लेम हो पाएगा, लैंडस्लाइड्स इतने से ज्यादा होगा तो क्लेम हो पाएगा, बारिश इतने से ज्यादा होगी तो क्लेम हो पाएगा, फ्लड इतने से ज्यादा होगा तो क्लेम हो पाएगा। यानी कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट किया गया है, उससे जैसे ही वो इंक्रीज होगा, दैट इज पैरामेट्रिक सॉल्यूशन जिसको कहते हैं, जैसे ही वो इंक्रीज हो पाएगा वैसे ही वहां पे क्लेम मिल जाएगा, राइट। सो दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव कि यहाँ पे नागालैंड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एमओयू साइन हुआ, जिसके अंदर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है, उसके अंदर DRTPS करके एक बॉडी है जिसके थ्रू ये रहेगा, और उसका एक मेन है पैरामेट्रिक सॉल्यूशन जिसके अंदर एक थ्रेशोल्ड साइन किया जाता है, राइट। ये सारी चीज हम उसको समझ चुके हैं। सो दैट इज क्या है कि विच इंडियन स्टेट वाज द फर्स्ट टू साइन एमओयू ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट विद द एसबीआई जनरल इंश्योरेंस फॉर डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक्स इंश्योरेंस सॉल्यूशन, कि जो पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन का किसके साथ हुआ था? दैट इज सिंपल, नागालैंड के साथ हुआ है, ये अभी हमने देखा। देन है द एमओयू साइंड बिटवीन नागालैंड एंड एसबीआई जनरल इंश्योरेंस टू प्रमोट डैश एंड डैश टू नागालैंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो नागालैंड का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर ये क्या प्रमोट करेगा? इट विल प्रमोट डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर एंड इंश्योरेंस कवरेज, जिसके अंदर फाइनेंशियल एड और टेक्निकल असिस्टेंस नहीं दिया जाएगा, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिलीफ एफर्ट्स नहीं दिया जाएगा, इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं होगा। इसके अंदर मेन क्या होगा? डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर एंड इंश्योरेंस कवरेज, क्योंकि यहाँ पे यही है ना, डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर एंड इंश्योरेंस कवरेज। तो ये दो चीजें इसके अंदर दी जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ने अभी रिसेंटली हाईलाइट किया कि आरबीआई ने रेपो रेट्स को अनचेंज रखा है एट 6.5%, वेरे जीडीपी ग्रोथ रेट को प्रोजेक्शन किया है वो 7.2% से किया है। अब इसको हम बेटर तरीके से समझते हैं, जैसे हमने ये ऑलरेडी समझ चुके हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में स्टैब्लिश हुई थी। इसका काम क्या है कि हर 2 महीने में ये एक मीटिंग करती है, राइट। ये हर 2 महीने में मीटिंग करती है, जिसके अंदर ये दो चीजें देखती है। पहली चीज क्या देखती है कि हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन किस तरीके से चल रहा है और हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन है ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वेरे जो जीडीपी है ये इसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रखती है? इन्फ्लेशन को टारगेट रखती है, एंड वैसे ही वो जीडीपी को भी टारगेट करती है। ये हर 2 महीने में सेटअप होते हैं, जो ये देखती है सिचुएशन की ये इकोनॉमी में इस बार इन्फ्लेशन कितना है हमारे इंडिया में, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, और उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी पॉलिसीज में चेंजेस करती है। जैसे इस बार उन्होंने क्या किया है, 4 मेजर चीजें पे ये फोकस करती है। जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि जो रेपो रेट है वो अनचेंज रहा है, राइट, रेपो रेट को अनचेंज रहा है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें उन्होंने अनचेंज रखी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने? अगर हम देखते हैं कि अनचेंज में 2 चीजें अनचेंज रखी गई है। पहला जो हो जाता है रेपो रेट, वो अनचेंज रखा है, एंड देन जो हो जाता है कि जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो भी अनचेंज रखा है। लेकिन जो चेंज किया है उसके अंदर मेजर चीज चेंज में क्या किया है कि जो जीडीपी का ग्रोथ फोरकास्ट है वो चेंज कर चुके हैं। दैट इज जीडीपी का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो 7.2% है,
जो पहले 7% था, तो इन्होंने इंक्रीज कर दिया है फ्रॉम 7% टू 7.2% कर दिया है, राइट। एंड इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह भी कहा है कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, कहां से विड्रॉ कर रहे हैं, वी आर विड्रॉइंग द अकोमोडेटिव स्टैंस, कि अकोमोडेटिव स्टैंड से हम विड्रॉ कर रहे हैं। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि आप अकोमोडेट कर रहे हो कोई चीज को, कि आप बुला रहे हो कि हाँ आप रहिए हमारे पास। तो जब आरबीआई कह रहा है कि उसने अकोमोडेशन स्टांस लिया है, अकोमोडेटिव स्टांस लिया, तो उसका कहने का मतलब ये है कि वो चाहता है कि हमारे इकोनॉमी में और भी ज्यादा पैसा आए। ये कब लिया था? ये कोविड 19 में लिया था, जब लॉकडाउन चल रहा था, कोविड 19 का पीरियड चल रहा था, तब अकोमोडेटिव स्टांस लिया था, क्योंकि तब हमारे पास इकोनॉमी में इतना पैसा नहीं घूम रहा था और आरबीआई चाहता था कि पैसा और भी ज्यादा घूमे। लेकिन जितना ज्यादा अगर पैसा घूमता जाएगा तो उतना वो किसको हैम्पर करेगा? वो इन्फ्लेशन टारगेट को हैम्पर करेगा। तो इन्फ्लेशन टारगेट को मिनिमम कंट्रोल करने के लिए वो अकोमोडेशन को वापस हटा रहे हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं? वो विड्रॉ कर रहे हैं कि अब हम और ज्यादा अकोमोडेशन नहीं करना चाहते, अब हम वापस एक न्यूट्रल स्टांस लेके आना चाहते हैं, राइट। तो ये तरीके की ये पूरी न्यूज इवेंट है। अब इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं that what was the key decision made by the Reserve Bank of India in its August 2024 monetary policy review, कि इसके अंदर क्या लिया था? दैट इज, क्या रेपो रेट इंक्रीज किया? नहीं। रेपो रेट डिक्रीज किया? नहीं। रेपो रेट मेंटेन द रेपो रेट अनचेंज किया है। इंट्रोड्यूस ए न्यू मॉनेटरी पॉलिसी टूल, ये भी नहीं किया है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द आरबीआई स्टांस ऑन इन्फ्लेशन, कि आरबीआई का इन्फ्लेशन पे स्टांस क्या है। जैसे हमने क्या देखा कि क्या क्या चीजें अनचेंज रखी है, रेपो रेट अनचेंज रखा है और इन्फ्लेशन टारगेट भी अनचेंज रखा है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कह सकते हैं कि आरबीआई एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट राइजिंग इन्फ्लेशन? नहीं। आरबीआई रिवाइज इट्स इन्फ्लेशन फोरकास्ट अपवर्ड? नहीं। आरबीआई मेंटेन्ड इट्स इन्फ्लेशन फोरकास्ट अनचेंज, दैट इज राइट। फोर्थ आ जाएगा, आरबीआई इंडिकेटेड दैट इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल, ये भी नहीं है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट है that government relaxes capital gains tax rules for property owners impact decoded, right? तो that is okay। तो इसके अंदर मेन चीज क्या है? जैसे हमने समझा था कि दो टाइप का कैपिटल गेन्स होता है, एक हो जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और एक हो जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है कि मैंने कोई भी तरीके की एक लैंड खरीदी है, जैसे हमने समझा था कि मैंने एक लैंड खरीदी थी 10 साल पहले। अब वो 10 साल तक मैंने एक जमीन खरीद के मैं जो बेच रहा हूं, तो वो क्या है? वो मेरा कैपिटल में से गेन है। अब अगर कोई भी चीज अगर 1 साल से ज्यादा हो जाती है तो वो लॉन्ग टर्म के अंदर आ जाता है, तो दैट मीन दैट इज अ लॉन्ग टर्म। तो मतलब लॉन्ग टर्म में मेरे को जो कैपिटल गेन हुआ है उस पर टैक्स मेरे को देना पड़ता है। और अगर शॉर्ट टर्म में मैंने कोई कैपिटल खरीद के बेचा है तो उस पर मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के जो टैक्स है उसके अंदर चेंजेस किए गए, राइट। जैसे इसके अंदर मेजर चेंज क्या किया गया कि यहां पे ऑप्शन दिया है इसको बोरोवर्स को कि आप दो तरीके से टैक्स लगवा सकते हो, एक टैक्स विद इंडेक्सेशन एंड टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से, जिनको आता है प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और जिनको नहीं आता उनको मैं बता देता हूं कि इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है कि आपने इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लिया है, राइट। यानी कि आप इसको ऑप्शन देते हो अपने बोरोवर को कि आपने जो 10 साल पहले जिस प्राइस पे खरीदी थी, क्या हमें उस पे टैक्स लगाना है या अभी जिस प्राइस पे बिक रही है उस पे टैक्स लगाना है। तो इससे क्या होता है कि आप इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करो, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट नहीं भी करे, तो दैट इज इंडेक्सेशन एंड विदाउट इंडेक्सेशन हो गया। अब जो आप पे टैक्स लगेगा वो अलग अलग रहेगा, या तो वो 20% लगेगा या फिर वो 25% लगेगा। ये कब होगा? जब इंडेक्सेशन होगा तब, और जब नहीं इंडेक्सेशन होगा तब आपका जो टैक्स रेट है वो चेंज हो जाएगा, राइट। सो काफी डिटेल में हमने इसको समझा है हमारी पहली वीकली करंट अफेयर की वीडियो में, तो प्लीज उसको जाके अच्छे से देखिए। फिलहाल हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब द रीसेंट चेंजेस टू द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन द सेल ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन इंडिया? तो पहला ऑप्शन क्या आ जाता है? yes, the government has introduced a new option for calculating long term capital gain tax. थर्ड आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, द न्यू ऑप्शन अलाउ टैक्स पेयर्स टू चूज बिटवीन इंडेक्सेशन एंड अ फ्लैट 20% टैक्स रेट्स। एंड देन आ जाएगा, द गवर्नमेंट हैज कंप्लीटली अबॉलिश्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। दैट इज रॉन्ग, कि कंप्लीटली अबॉलिश नहीं किया है। द न्यू ऑप्शन इज ओनली
एप्लीकेबल टू प्रॉपर्टीज परचेज आफ्टर अ सर्टेन डेट, ये भी नहीं है. सो 3 एंड 4 इज रॉन्ग. सो करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 एंड 2, दैट इज ऑप्शन ए. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल बेनिफिट for of the new option for calculating long term capital gain tax on residential property, कि यहाँ पे नए ऑप्शन के लिए कैलकुलेट करने के लिए आई मीन पोटेंशियल बेनिफिट क्या है ऑफ द न्यू ऑप्शन, जो नया ऑप्शन दिया दैट इज इंडेक्सेशन एंड विदाउट इंडेक्सेशन फॉर कैलकुलेटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी. तो उसका पोटेंशियल बेनिफिट क्या है, तो हम इसका ऑप्शन देखते हैं. दैट फर्स्ट क्या है, रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी फॉर सम टैक्स पेयर्स, की टैक्स लायबिलिटीज कम कर रहा ज्यादा है. इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, इंक्रीज प्रॉपर्टी प्राइसेस नहीं, डिक्रीज डिमांड फॉर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ये भी नहीं. सो दीज आर नॉट द एक्चुअल बेनिफिट. एंड बेनिफिट क्या है 1 एंड 2, दैट इज 14 का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए. देन है एक्सिस बैंक एंड वीजा अनवील द अल्ट्रा लग्जरी कार्ड दैट इज प्राइमस फॉर इंडियाज एलीट. अब ये न्यूज को हम और बेटर तरीके से रिकॉल करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि एक्सिस बैंक और वीजा के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है और इन्होंने एक नया कार्ड लॉन्च किया है दैट इज प्राइमस. अब ये प्राइमस कार्ड कौन यूज कर सकता है, जो हाई नेटवर्थ है. ये चीज भी हमने डिस्कस करी थी कि हाई नेटवर्थ का थ्रेशोल्ड क्या रहेगा, कि यानी मेरे पास कितना नेटवर्थ होगा कि मैं एक हाई नेटवर्थ में आ जाऊंगा. दैट मीन्स कि मैं प्राइमस कार्ड के लिए क्वालिफाई होऊंगा. ये भी चीज हमने डिस्कस करी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन कीजिए कि जिसके पास अल्ट्रा लग्जरी क्रेडिट कार्ड अवेल किया जाएगा. और जिसके पास ये कार्ड होगा वो कई सारे टाइप के बेनिफिट्स लिए जाएंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल वो ट्रैवल लॉन्ज ले पाएगा, जो ट्रैवल एक्सेस एयरपोर्ट पे जो लॉन्जेस होते हैं वो यूज कर पाएगा. देन उसको कई सारे टाइप का इंश्योरेंस मिलेगा. इंश्योरेंस में वेरियस मिलेगा, कि अगर मेडिकल इंश्योरेंस है वो, अगर आपकी ट्रेन कैंसिलेशन हो जा रही, आपका फ्लाइट कैंसिलेशन हो जा रहा है तो आपको मिलेगा. एंड आपका बैगेज घूम जा रहा है, थेफ्ट हो जा रहा है तो आपको मिलेगा. सो इस तरीके के बेनिफिट मिलेंगे. बट ये किसको मिलेंगे, जिसके पास हाई नेटवर्थ है, यानी कि जिसके पास पैसा है उसको ये सारी सर्विस दी जाएगी, बाकी गरीबों को नहीं दिया जाएगा. सो which bank has partnered with Visa to launch the Primus card? So that is the Axis Bank. The Axis Bank Primus card is designed to cater the needs of high net worth individual, कि जो high net worth individual है उनके लिए ये रखा गया है. So, correct answer. Now next is the RBI notifies the approval of FPI investments in sovereign green bonds in IFSC. Right. सो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें समझी थी. अगर हम रिकॉल करते हैं कि एफपीआई इन्वेस्टमेंट के बारे में समझा था, वी नोट द डिफरेंस बिटवीन एफडीआई के बारे में समझा, एफपीआई और एफपीआई के इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है वो समझा. हमने सोवरेन बॉन्ड्स के बारे में समझा. सोवरेन बॉन्ड्स यानी कि मेजरली क्या होता है कि ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं. राइट. अब अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स को क्यों लोग ज्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर द सिक्योर बॉन्ड. क्यों सिक्योर बॉन्ड माना जाता है उनको, क्योंकि ये वो टाइप के बॉन्ड होते हैं जो सरकारी बॉन्ड कहा जाता है उनको, जो सरकारी बॉन्ड होते हैं. अब जब तक सरकार है, सरकार तो हमेशा रहने वाली है, मतलब सरकार बदल सकती है, पार्टी बदल सकती है, लेकिन सरकार हमेशा रहेगी इंडिया में, तो वो सरकारी बॉन्ड है. राइट. तो सरकारी बॉन्ड क्या होता है, वो कभी फेल नहीं होंगे, वो हमेशा आपको अच्छा रिटर्न ही देंगे. तो यहां पे अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ करते हो सरकारी बॉन्ड में, तो इससे फायदा क्या होगा कि आपकी कंट्री में काफी ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा. राइट. कैपिटल इनफ्लो आपके में काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, स्पेशली इन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में कर दिया. अब ग्रीन बॉन्ड में क्या कर दिया कि उन्होंने उसको एनवायरमेंट से कनेक्ट कर दिया है. राइट. इसके साथ हमने आईएफएससी के बारे में भी समझा था, तो इसके बारे में प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए कि व्हाट इज एग्जैक्टली आईएफएससी, कि ये क्या है. राइट. इस पे क्वेश्चन देखते हैं. That which of the following statements accurately describes the RBI's notification regarding FPI investment in sovereign bond? कि FPI investment in sovereign bond में इनमें से ये कौन सा चीज नोटिफाई करता है? That RBI has increased the investment limit for FPIs in various debt securities. That is right. Then RBI has prohibited FPI investment foreign bonds. ऐसा नहीं है. RBI has imposed stricter regulation on FPI investment in sovereign bond. ऐसा भी नहीं है. RBI has made it easier for FPI to invest in Indian sovereign bond. That is right. तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट है व्हाट आर द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स इन इंडियन सॉवरेन बॉन्ड्स, कि इसका हमारे पास
बेनिफिट क्या रहेगा कि एफआई इन्वेस्टमेंट अगर सॉवरेन बॉन्ड में आते हैं तो हम कह सकते हैं कि फॉरेन कैपिटल इनफ्लो इंक्रीज होगा, यस। रिड्यूस इंटरेस्ट रेट फॉर इंडियन बोरोवर्स, यस, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट कम होगा। इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये नहीं होगा। एक्सपोर्ट्स, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 और 2। देन यूएस अकाउंट फॉर हाईएस्ट एफपीआई इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ये हमने देखा था कि यूएसए ने इंडिया में सबसे ज्यादा एफपीआई इन्वेस्टमेंट किया है, राइट। अब ऐसा क्यों हुआ है कि यूएसए ने इतना ज्यादा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्यों किया, उसके सेवरल रीजन है। जैसे सबसे पहला रीजन हमने समझा था कि इंडिया में पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। अब जब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, राइट, और अगर और हर पॉपुलेशन को कोई ना कोई प्रोडक्ट चाहिए होता है। जैसे रोटी कपड़ा मकान तो सभी को चाहिए होता है, और कुछ लोग होते हैं कि जो ठीक है रोटी कपड़ा मकान के अलावा एक्स्ट्रा चीजें भी लाते हैं। तो ये क्या होता है कि जितना ज्यादा पॉपुलेशन होती है उतना ज्यादा वहां पे डिमांड होता है। जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा वहां पे सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज्यादा सप्लाई होगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा जीडीपी का ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा। जैसे अभी हमने देखा कि आरबीआई ने पहले जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रखा था, 7% रखा था, उसको बढ़ा के 7.2% कर दिया है। तो ये चीज फायदा है। फिर थर्ड चीज क्या हो रही है कि गवर्नमेंट इसके अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसीज बना रही है कि भाई हमारे में इतना अच्छा हमारे पास मार्केट है, इतनी बड़ी सारी पॉपुलेशन है, तो आप आइए अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। और उसके तरीके से उन्होंने एक फ्रेंडली पॉलिसीज भी बना रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां पे आता जाए। ओके, तो इसके बेस पे अगर क्वेश्चन समझते हैं दैट द यूनाइटेड स्टेट अकाउंट्स फॉर द डैश शेयर ऑफ एफपीआई इन्वेस्टिंग इन इंडिया, सो दैट इज द हाईएस्ट शेयर, कि इसका हाईएस्ट शेयर है ऑफ एफपीआई इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। देन अगर हम देखते हैं दैट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड, इसमें से किसने कंट्रीब्यूट नहीं किया है टू इंडियाज अट्रैक्टिवनेस एज अ डेस्टिनेशन फॉर एफपीआई इनफ्लोज, कि जो एफपीआई इनफ्लोज हो रहा है उसका जो अट्रैक्टिवनेस है उसको इसमें से किसने कंट्रीब्यूट नहीं किया है। इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्रीब्यूट कर रहा है, गवर्नमेंट रिफॉर्म भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, डाइवर्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं कर रहा। और यहाँ पे नॉट पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट है, बंधन बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है एक नया सेविंग प्रोडक्ट दैट इज अवनी, दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन। अब ये चीज हमने समझी थी कि यहाँ पे क्या किया था कि बंधन बैंक ने एक प्रोडक्ट निकाला है अवनी, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वुमेन इसका पार्टिसिपेट कर सकती है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया, पहला ऑब्जेक्टिव क्या रखा है कि वुमेन अपना बैंक अकाउंट खुलवाएंगी यहाँ पे, तो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन आएगा हमारे यहाँ पे, और उनको कई सारी टाइप की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कि वो बैंक के साथ एसोसिएट हो सके, एंड उनको कई सारे टाइप के बेनिफिट्स भी मिलेंगे, राइट, कि जो वुमेन को बेनिफिट रखा जाएगा, राइट। तो ये सारे टाइप के बेनिफिट्स इसके अंदर मेंशन किए गए हैं, तो ये चीज रखा गया है। अब इसके अगर हम क्वेश्चन समझते हैं दैट बंधन बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है एक न्यू सेविंग प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन के लिए, देन है द अवनी सेविंग प्रोडक्ट ऑफर्स डैश इंटरेस्ट रेट टू इट्स कस्टमर, ये कंपटीटिव इंटरेस्ट रेट दे रही है उसके कस्टमर को ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वुमेन वहां पे अपना अकाउंट ओपन करवा सके। नाउ नेक्स्ट है, टाटा एआईए लाइफ लॉन्चेस संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस प्रोडक्ट विथ ₹3 लाख इंस्टेंट पे आउट फीचर, राइट। तो यहां पे टाटा एआई ने संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस लॉन्च किया था। अब इसके अंदर दो टाइप के ऑप्शंस थे, पहला था लाइफ प्रॉमिस और दूसरा है लाइफ प्रॉमिस प्लस, राइट। इसका एक मेजर फीचर क्या था कि जो भी आप प्रीमियम दे रहे हो वो 100% प्रीमियम आपको वापस मिल जाएगा। तो ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव था, मतलब ये एक एग्जैक्ट फीचर था ऑफ संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस, राइट। तो इस पर अगर हम क्वेश्चन समझते हैं that what is the name of the new term insurance plan launched by Tata AIA Life Insurance, so that is Sampurna Raksha Promise. Then है which of the following is not a benefit offered by the Sampurna Raksha Promise plan, कि इसमें से कौन सा बेनिफिट नहीं किया गया है। क्योंकि इसके अंदर क्या था कि अगर बेनिफिट की बात करते हैं ना तो इसके अंदर कई सारे टाइप के बेनिफिट थे। फॉर एग्जाम्पल ये डिजिटल डिस्काउंट दे रहा था, ये वुमेन को अलग से डिस्काउंट दे रहा था, राइट। तो इस तरीके के उसने जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनको अलग से डिस्काउंट दे रहा था। तो दैट मीन्स कि ये सारे फायदा थे, बट इसमें से कौन सा फायदा नहीं था। तो प्रीमियम रिटर्न बेनिफिट तो है, जैसे हमने देखा 100% आपका बेनिफिट हो सकता है, डिस्काउंट फॉर ऑनलाइन परचेज, डिजिटल डिस्काउंट भी है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में कुछ खास नहीं दिया गया था, और टर्मिनल इलनेस कवर तो है ही। तो
क्वेश्चन में पूछा गया नॉट, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अब नेक्स्ट है दैट बजाज आलियांज एंड एचएसबीसी ऑफ इंडिया फॉर्म बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप। अब ये चीज हमें पता है कि बैंक एश्योरेंस ये महीने में 3 से 4 बार आ चुका है। बैंक एश्योरेंस का बेसिक मतलब क्या है कि बैंक प्लस इंश्योरेंस, कि यहाँ पे क्या करते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक है वो कोलैबोरेट करते हैं। अब इंश्योरेंस कंपनीज के पास क्या होता है कि इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स होते हैं और बैंक के पास क्या होता है कि कस्टमर्स होते हैं। तो मान लीजिए कि बजाज आलियांज और एचएसबीसी बैंक, तो ये दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है। तो बजाज आलियांज एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो ये क्या करेगी कि जो एचएसबीसी बैंक के कस्टमर्स होगी उनको एचएसबीसी को बोलेगी कि आप अपने कस्टमर को हमारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचो और उसके बदले में हम आपको एक कमीशन दे देंगे, राइट। तो इससे दोनों का फायदा हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर न्यूज इवेंट है, ये मतलब है बैंक अश्योरेंस का, दैट इज बैंक प्लस इंश्योरेंस, तो दैट इज बैंक अश्योरेंस हो गया। इस पे क्वेश्चन देखते हैं that which of the following statement accurately describe the partnership between Bajaj Allianz and HSBC Bank? The partnership aims to expand the product offerings for HSBC India customers. Then second है Bajaj Allianz will gain access to HSBC India's distribution network. That is right. Then the partnership will focus solely on life insurance product. कि क्या ये सिर्फ life insurance product पे रहेगा? नहीं। तो थर्ड इस तरीके से रॉन्ग हो गया था। फोर्थ है द पार्टनरशिप इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज कंपटीशन इन द इंडियन इंश्योरेंस मार्केट, की यस ये इंडियन इंश्योरेंस मार्केट में अपना कंपटीशन को भी ये इंक्रीज करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1, 2 एंड 4, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट आर द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ दिस पार्टनरशिप फॉर कस्टमर्स, की कस्टमर्स के लिए क्या रहेगा कि इंक्रीज चॉइस ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, यस उनके पास फाइनेंशियल प्रोडक्ट रहेगा, हाई इंश्योरेंस प्रीमियम्स रहेंगे, रिड्यूस कस्टमर सर्विस क्वालिटी नहीं, लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंशियल एडवाइसर्स ये भी नहीं। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 एंड 2, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि कस्टमर सर्विस क्वालिटी रिड्यूस होगी, एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड हो जाएगा, सो दैट इज रॉन्ग आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1 एंड 2। नेक्स्ट न्यूज है कि आरबीआई क्लियर्स ई मैंडेट फॉर ऑटो रिप्लेनिशमेंट ऑफ फास्टैग एंड एनसीएमसी, दैट इज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। अब फास्टैग का मतलब हमें पता है, एनसीएमसी का मतलब पता है कि फास्टैग का मतलब जब हाईवे पे टोल बूथ से अगर हम जाते हैं तो फास्टैग से ऑटोमेटिकली पैसा कट जाता है, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि फास्टैग में बैलेंस खत्म हो जाता है। अब ऐसा हमारे साथ पेटीएम में भी होता है, जैसे हमें पता है कि पेटीएम वॉलेट यानी कि जो पेटीएम मनी का कॉन्सेप्ट है कि मेरे वॉलेट में पेटीएम में मैं पैसा रख रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं मिनिमम 500 रुपये रख रहा हूँ। अब मेरे पास एक ऑप्शन होता है वहां पे कि मैं 500 रुपए का बैलेंस वो हमेशा मेंटेन करूंगा वहां पे। तो उससे क्या करेंगे कि मैं मेरे बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करवाऊंगा पेटीएम को, और पेटीएम को मैं परमिशन दूंगा कि आप जैसे ही 500 रुपए की लिमिट कम हो जाए तो आप वहां से ऑटो डेबिट कर सकते हैं, राइट, विदाउट गिविंग मी अ डेबिट नोटिफिकेशन, कि मेरे को डेबिट नोटिफिकेशन मिले बिना आप वहां से ऑटो डेबिट कर लो और मेरे पेटीएम में आप 500 रुपए का पैसा मेंटेन करके रखो। तो सेम चीज बताई गई है आरबीआई ने कि उन्होंने फास्टैग के लिए भी ये चीज, फास्टैग और एनसीएमसी के लिए भी ऑटो रिप्लेनिशमेंट का ई मैंडेट क्लियर कर दिया, यानी कि अब आप फास्टैग में आप अपने पैसे को मेंटेन कर सकते हो। मान लीजिए आपका रोज का काम है हाईवे से ट्रैवल करना, तो आप वहां पे ये कर सकते हो कि मेरे को मिनिमम 500 रुपये या 1000 रुपये का मेरे पास फास्टैग में बैलेंस रहना चाहिए, ताकि मेरे को बार बार रिचार्ज नहीं करवाना पड़े, और वो ऑटोमेटिकली ऑटो डेबिट हो जाएगा आपके अकाउंट से, एंड ऑटोमेटिकली आपके फास्टैग में 500 या 1000 रुपये जितना भी आप सेट करोगे उतना अकाउंट उतना आप जो बैलेंस है वो मेंटेन कर पाओगे। ओके, तो ये सेम चीज बोली गई है। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग has the RBI exempted from the requirement of pre-debit notification, कि pre-debit notification से किसको exempt किया है? क्या क्रेडिट कार्ड पेमेंट को किया है? नहीं। डेबिट कार्ड पेमेंट्स? नहीं। ऑटो रिप्लेनिशमेंट ऑफ फास्टैग एंड एनसीएमसी, दैट इज राइट। यूपीआई पेमेंट्स, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन सी। देन आरबीआई हैज क्लेरिफाइड दैट कस्टमर्स मस्ट प्रोवाइड डैश कंसेंट for the e-mandate for auto replenishment of FASTag and MCMC, राइट। तो यहाँ पे क्या टाइप का कंसेंट चाहिए होगा? इम्प्लिसिट का कंसेंट का मतलब क्या होता है कि आप एक तरीके का हिंट दे रहे हो। एक्सप्लिसिट यानी कि आपने काफी ज्यादा क्लियर कर दिया है।
कंडीशन यानी कि आपने कोई टाइप की कंडीशन रखी है और ये आ गया नो। तो अगर इसमें हम देखते हैं कि अगर आप इम्प्लिसिट कंसेंट दे रहे हो, दैट मीन्स कि आप आरबीआई को हिंट दे रहे हो कि हाँ शायद आप वहां से कर सकते हो, तो वो चीज एग्री नहीं करेगा आरबीआई। आरबीआई क्या मांगता है, आपका एक्सप्लिसिट कंसेंट मांगेगा कि हाँ आपने क्लेरिफाई किया है कि हाँ आप मेरे फास्टैग में आप इतना अकाउंट, इतना पैसे का बैलेंस मेंटेन करके रखो बाय ऑटो डेबिट, जिसका मेरे को कोई भी टाइप का प्री डेबिट नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आरबीआई गवर्नर दास अनवील्स यूनिफाइड लेंडर unified lending interference, that is ULI, says new trinity, that is JAM, UPI and ULI will be evolutionary step in lending space। अब इसको अगर हम समझते हैं तो यहाँ पे तीन टाइप का ट्रिनिटी बताया गया, दैट इज जैम। जैम का अगर हम देखते हैं तो जैम का ये आया था इकोनॉमिक सर्वे 2014-15 में, ये भी एक ट्रिनिटी था जिसके अंदर तीन चीजें बताई गई थी। एक तो है जनधन अकाउंट, फिर आ गया आधार, एंड फिर आ गया आपका मोबाइल नंबर, राइट। सो दैट इज जैम, जनधन अकाउंट, आधार एंड मोबाइल नंबर। और फिर आ गया यूपीआई, जिसके अंदर है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, कि आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, जिसके अंदर अगर आप फोन पे यूज कर रहे हो, पेटीएम यूज कर रहे हो, गूगल पे यूज कर रहे हो या कोई और टाइप का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, तो सब लोग क्या कर रहे हैं, एक यूपीआई यूज कर रहे हैं। सो दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस। तो वैसे ही बताया गया कि एक यूएलआई आगे आएगा, दैट इज यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेरेंस। कि लेंडिंग में क्या रहेगा कि जो स्मॉल बोरोवर्स है या जो रूरल एरिया में बोरोवर होते हैं वो यूएलआई के थ्रू अपना पैसा उठा सकते हैं। अब ये क्या करेगा कि आप एज अ बोरोवर, मैं क्या करूंगा कि मैं मेरा सारा डेटा दूंगा, मेरा मेरा इंफॉर्मेशन दूंगा टू द लेंडर कि हाँ ये मेरी क्रेडिट हिस्ट्री रही है, मैं इतना कमाता हूँ, मैं इतना खर्चा करता हूँ, मेरे पास में जो क्रेडिट कार्ड रहे उनका ये बिल पेमेंट होता है, मैं इतना बिल यूज कर रहा हूँ और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें रहती है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि ये तीनों को यूनिफाइड किया जा रहा है, तो एक ट्रिनिटी बनाई जा रही है जहां पे क्या बोला है कि एक न्यू ट्रिनिटी है जिसके अंदर जनधन, आधार, मोबाइल, यूपीआई एंड यूएलआई एक नया रेवोल्यूशनरी स्टेप लेंगे इन लैंडिंग स्पेस के लिए। तो अभी जो नया लॉन्च हुआ है दैट इज यूएलआई, दैट इज यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेरेंस, एक नया लॉन्च हुआ गया है। ओके, जस्ट लाइक यूपीआई जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है फॉर पेमेंट के लिए, यूएलआई एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा फॉर लैंडिंग के लिए, कि आप वहां से पैसा ले सकते हो, राइट। तो अगर आप इसके क्वेश्चन समझते, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ द यूएलआई, कि यूएलआई का इसमें से की फीचर कौन सा नहीं है। तो इसके अंदर क्या है, कंसेंट वाइज डेटा शेयरिंग, इट इज अ फीचर। स्टैंडर्डाइज एपीआई, इट इज ऑल्सो फीचर। रिड्यूस अप्रेजल टाइम, दैट इज ऑल्सो फीचर। इंक्रीज इंटरेस्ट रेट फॉर स्मॉल बोरोवर्स, दैट इज नॉट अ फीचर, कि स्मॉल बोरोवर्स के लिए आप इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करके दोगे, ये बात नहीं है। देन हाउ डज द यूएलआई एम टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे इंक्रीज करता है, बाय मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द बोरोवर्स टू एक्सेस क्रेडिट, क्या ये एक्सेस क्रेडिट करने में ये डिफिकल्ट करता है। बाय इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स, की लोन पे क्या वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या बोला है कि प्रेम टू अमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे होगा, क्या वो डिफिकल्ट करके होगा, क्या वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करके होगा, क्या वो प्रोवाइडिंग सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म फॉर मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटिंग लैंडिंग एक्टिविटीज, या बाय लिमिटिंग एक्सेस टू क्रेडिट टू ओनली लार्जर कॉर्पोरेशन। तो इसके अंदर क्या बोला है फोर्थ स्टेटमेंट में, कि आप सिर्फ लार्ज कॉर्पोरेशन के लिए ही अगर जो लेंडिंग होता है उसको अगर आप लिमिट कर दो, ये स्टेटमेंट का मतलब समझो कि स्टेटमेंट में क्या बोला है, बाय लिमिटिंग एक्सेस टू क्रेडिट टू ओनली लार्ज कॉर्पोरेशन, कि आपने लार्ज कॉर्पोरेशन के पास जो क्रेडिट जाता है उसको लिमिट कर दो, और जो स्मॉल कॉर्पोरेशन है, स्मॉल बोरोवर्स है, उनके पास भी रखोगे तो उससे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है REC, that is Rural Electrification Corporation, inspect with JNPA for financing projects up to rupees 45,000 करोड़। कि यहाँ पे क्या है कि दो के बीच में कॉर्पोरेशन हुआ है, पैक्ट हुआ है, दैट इज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के बीच में हुआ है। कि यहाँ पे जो REC है इसका काम क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देना। तो ये जेएनपीए को लोन देगा, कितना लोन देगा, 45,000 करोड़ का लोन देगा कि वो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप करे। और ये स्पेशली कहाँ होगा, महाराष्ट्र में होगा। एंड इसका एक पोर्ट भी डिसाइड किया गया है, दैट इज वधावन पोर्ट, वधावन
पोर्ट महाराष्ट्र में जिस पे ये स्पेशली डेवलप किया जाएगा, ये टाइप का प्रोजेक्ट होगा। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं that given the potential benefits of REC JNPA partnership, what are some key factors that could influence the success of these infrastructure projects? कि ये infrastructure project के success में क्या चीजें influence करती है? तो हम कह सकते हैं कि efficient project management and timely completion, adequate funding and resource allocation, strong collaboration between REC, JNP and other stakeholders. Also right, so correct answer आ जाएगा option D, all of the above. Is next, I considered the environmental and social implications of large scale infrastructure projects. What steps should REC and JNPA take to ensure sustainability and minimize negative impact? यानी कि अगर एनवायरमेंटल और सोशल इंप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, क्योंकि कई बार सारे प्रोजेक्ट्स क्या बनते हैं कि वो एनवायरमेंट को हार्म करने के लिए बनते हैं, तो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी की बात की गई है कि आप सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करो और जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज करिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं वो, दैट इज फर्स्ट कि कंडक्ट थोरो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कर सकते हैं, इंप्लीमेंट सस्टेनेबल प्रैक्टिस एंड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, एंड इंगेज विद लोकल कम्युनिटीज एंड एड्रेस देयर कंसर्न्स, एंड आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि वो तीनों ही स्टेटमेंट्स राइट है। देन आ गया दैट आरबीआई कैंसल्स रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्गदर्शक फाइनेंशियल सर्विसेज ओवर हाई एनपीएज, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट इंक्रीज हो गए। तो ये एक्चुअली है क्या मार्गदर्शक फाइनेंशियल सर्विस? ये एक एनबीएफसी है। तो एनबीएफसी अपना फंक्शन कर रही थी, बट इसका फंक्शन में थोड़ी सी इरेगुलरिटी हुई और आरबीआई ने इस पे अपना रेगुलेशन इंक्रीज किया और उसको पता चला कि इसके एनपीएस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए, दैट मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए, तो इन्होंने इसका कैंसिल कर दिया। सो दैट मीन्स कि ये अब एनबीएफसी नहीं रही है, तो अब इसको लिक्विडेट किया जाएगा, इसको वाइंड अप किया जाएगा। बट यहाँ पे कंसर्न ये हो जाता है कि जिसके पैसे थे इसमें वो अब रिकवर करने में शायद उनको थोड़ा सा इश्यू फेस हो सकता है, तो आरबीआई अब उसको जल्द से जल्द रिकवर करेगा, एंड जो एनपीएस हो गए हैं वो हो गए, उनको भी ट्राई करेगा कि अगर वो रिकवर हो पाए तो। ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है दैट द आरबीआई कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्गदर्शक फाइनेंशियल सर्विसेज ड्यू टू हाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि ये क्यों हुआ है? क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट इंक्रीज हो गया। देन है कस्टमर्स with existing loans or investment with margdarshak financial services may face difficulties in recovering their funds. Okay, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, राइट। सो दिस वाज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो, जहां पे हमने अगस्त मंथ के मेजर न्यूज इवेंट्स कवर किए एंड हर न्यूज इवेंट को हमने एमसीक्यू से बेटर तरीके से समझा। सो दिस वाज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। इन द कमिंग वीडियो विल बी कवरिंग मोर सच काइंड ऑफ टॉपिक्स एंड न्यूज इवेंट्स। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।